बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं कि सीखने के लिए कहीं ना कहीं ये वाली बुक को बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं ताकि हम न्यू वेव सीखेंगे, और जैसे ही वो थर्ड चैप्टर में ही पहुंचते हैं वहाँ पे जाकर बहुत सा ऐसा ट्रेडर है जो गिव अप कर देता है। उसको समझ आना नहीं आता कि हमको यहाँ पे किस तरीके से इस चैप्टर को समझना है, पढ़ना है। तो गाइस थर्ड चैप्टर जो है पूरी बुक के अंदर अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो अपना आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी थर्ड चैप्टर ही है। तो इसको बहुत ही डिटेल से समझेंगे। इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो भी आपको समझना ज़रूरी है, तब जा करके आप इस थर्ड चैप्टर को कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे और इसके ऊपर आप काम कर पाओगे। तो बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर की जो ये पार्ट 1 है, और जैसे आप जानते हैं कि थर्ड चैप्टर अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर पूरी बुक में थर्ड चैप्टर ही है जो 69 पेजेस का है। तो यहाँ पर हमारे को 2 से 3 वीडियोस लगेंगी, 4 वीडियोस लग सकती हैं। तो उससे अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अरेंज करेंगे और इसको डीप डाउन समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि हमारे को बहुत कम सीरीज़ में, कम वीडियोज़ में हमारे को ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करनी है, नहीं। हमारा जो मेन फोकस है, चाहे उसके अंदर वीडियोज़ ज़्यादा हो जाए पर उसकी जो एनालिसिस है, जो उसको समझना है, वो बिल्कुल डीप डाउन जाके इजी वे में हम समझ सके ताकि वो चीज़ हमारे को समझ आ सके। ऐसा नहीं कि जस्ट एक मैंने पढ़ दिया और आपको समझा दिया, पता लगे वो क्लियर नहीं हुआ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर में जो बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट प्रिपरेशन एंड डाटा मैनेजमेंट, कि आपको चार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको जीरो पॉइंट फाउंड आउट करना है, कैसे आपको लेबलिंग करनी है, कैसे आपको एक कोई भी चार्ट अगर आप ओपन करते हो आपके सामने, चाहे वो कोई स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, कुछ भी आप चार्ट ओपन कर रहे हैं, तो जैसे आप उसको ओपन करते तो आपको क्या देखना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे आपको उसको एक मैनर वे में देखना जिसकी एक सेंस हो, ठीक है, एक तरीका हो, एक सिस्टम हो। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चार्ट ओपन किया और हमने कुछ भी, हमने वहीं से कहीं से भी कुछ भी काउंट करना शुरू कर दिया तो वो सारा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस थोड़ा इसको मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ आते हैं, जैसे समझते हैं इस चीज़ को। द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग अ चार्ट इज टू पिक अ मार्केट यू विश टू एनालाइज एंड देन डिसाइडिंग ऑन अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर योर ऑब्जर्वेशन। कोई भी आप चार्ट को ओपन करते हो, वहाँ पर आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से चार्ट को ओपन किया है। कोई भी मार्केट का चार्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नाम देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक चार्ट को ओपन करना है रैंडमली, और जैसे ही आपके सामने जो पिक्चर आती है आपने उसको स्क्रॉल करना है और आपने वहाँ पर ये देखना है, विदाउट अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नन ऑफ द टेक्निक टू बी डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर विल मेक एनी सेंस। Here is what you do: plot a yearly of data consisting and slowly of his heights and lowest point of each month and their order of occurrence using the technique described earlier under what should I called analysis and the wave 2.6, and how to use data 2.11. Then look over the wave chart and locate the monthly monowave which is closest to the center of the entire price you want to starting point which is not of historical significant point. गाइस सीधी से मैं आपको इसका सिंपल बताता हूँ, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। हमने क्या करना, इसको भी एक सिस्टम को समझने के लिए भी चार्ट पे चलते हैं, वहाँ से समझ के दोबारा हम इस पर वापस आएंगे। अब जैसे ये मार्केट हमारी चल रही है, हमने ये चार्ट को खोल लिया, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये हमारा बिल्कुल जीरो पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये मूव स्टार्ट हुई है। हमने इसको एक सर्कल मार्क कर देना है, और जहाँ पर ये टॉप आप जो भी देख रहे हो आपने इसको सर्कल ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके अंदर मूवमेंट आ रही है आपने वहाँ पर एक जीरो पॉइंट मार्क कर देना, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, ताकि आप मोनोवेव को कैसे मार्क कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर मार्क करा है, आप जीरो मार्क करो या इसको डॉट मार्क करो, जैसे भी आपकी सिस्टम आपको समझ आए, ये आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपने हर एक मोनोवेव को इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इन सारी मोनोवेव को आपस में कनेक्ट करना है और ये देखना है कि यहाँ पे कोई हमारा रूल जो हम करेंगे वो कोई मिस ना हो, तो ब्रेक ना हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी नेक्स्ट वाली आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपने कोई भी इंपॉर्टेंट लो एक आपने मार्क कर लेना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लो मार्क कर लिया और एक आपने इंपॉर्टेंट हाई मार्क कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 3.2 पिक्चर है, यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ लिखा भी हुआ, आफ्टर दी प्रॉपर chart have been completed, identify each monowave, become the next step is the analyzing process, ठीक है। और आपको मैं पढ़वाऊँ मेन टॉपिक, नो मैटर हाउ माइनर द अमाउंट, once that change in price direction occur, you have just identified your first monowave
पुट अ डॉट एट द एंड ऑफ इनिशियल मोनोवेव। हर मोनोवेव की स्टार्टिंग पे आपने एक डॉट को मार्क कर देना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सेकंड वाली फोटो में, यहाँ वाले पे, तो 3.2a में यहाँ पर हमने मोनोवेव मार्क कर दी एक, उसका हमने यहाँ पे इसकी सेकंड मार्क कर दी। फिर हम नीचे वाली फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने हर एक मोनोवेव को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। हमारे को यहाँ पर सिर्फ अब डॉट हमने क्लिक करना है, डॉट मार्क करना है और हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। हमारे को यहाँ पे अभी कोई भी 1 2 3 4 5 की मार्किंग नहीं करनी, कोई भी ABC की मार्किंग करनी, कुछ नहीं करना। कोई भी आपने एक रैंडमली चार्ट ओपन करना है, उसमें आपने जो भी मूव जा रही है, मोनोवेव जा रही है, वहाँ पर आपने एक डॉट्स मार्क कर देना है और उस डॉट्स को आपने जो है एक लाइन से आपने वो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपका ये प्रोसेस जो है ये आपका बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। अगर आपको ये लगता है यार ये तो बहुत सिंपल सा, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, तो गाइज ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आगे आपको जाने से पहले जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आप मार्किंग नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे काम नहीं कर, क्योंकि इससे आपकी आईज स्ट्रांग होगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो करेक्शन है वो कौन से टाइम फ्रेम की है, करेक्शन ज़्यादा हो रही है, करेक्शन कम हो रही है, कहाँ पे इसके अंदर सबऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, वो चीज़ आपकी इसके अंदर मास्टरी होगी। अब बात कर रहे थे रूल ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी ट्रेडर बड़ी जगह कंफ्यूज हो जाता है कि डायरेक्शनल मूव क्या है और नॉन डायरेक्शनल मूव क्या है, जबकि इसका कोई भी इतना बड़ा रोल नहीं है। बट फिर भी बहुत सा ट्रेडर इसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हो जाता है और मेरे को मेल आई है कि सर थर्ड चैप्टर में ये जरूर कवर करिएगा कि डायरेक्शनल मूव क्या है और डायरेक्शनल मूव, नॉन डायरेक्शनल मूव क्या है। जबकि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डायरेक्शनल मूव है कि जिस कोई अपनी एक मूवमेंट एक डायरेक्शन में जा रही हो, और नॉन डायरेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको यहाँ बता रहा है कि नॉन डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे पहली वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं, शायद मेरे पीछे आ रही होगी, बट आपके पास ये बुक है, आप उसके अंदर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारी पहली मूव गई है वो हमारी एक डायरेक्शनल मूव है। उसके बाद जो नीचे आई है ये हमारी डायरेक्शनल मूव है, ए वेव के लिए नीचे आई है, बी वेव के लिए ऊपर जा रही है, ये भी हमारी डायरेक्शनल मूव है, सी वेव के लिए नीचे आ रही है, ये भी हमारी डायरेक्शनल मूव है। बट जब हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी 3.4 वाले में, तो यहाँ पर हमारा ये पूरे का पूरा ये पोर्शन का एक सेटअप, जो ये पोर्शन है यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ। मतलब कहने का है प्राइस जहाँ से चला है ऊपर भी गया है, नीचे भी आ गया, तो इतने एरिया में कोई भी प्राइस की डायरेक्शन नहीं बनी। एक अपना में काउंटर ट्रेंड है या एक करेक्टिव फेज है। इस चक्कर में यहाँ पर नॉन डायरेक्शन मूव है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिली। जैसे चलो मैं आपको बताता हूँ, रुको। अब देखो यहाँ पे जैसे ये मूव ऊपर गई है, ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शनल एक्शन। ये कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, before we can discuss the proportion of the ideal Elliott wave chart, we must define the two-wave price action progress through time, directionally and non-directionally. This is not to be confused with impulsive and corrective activity. Just like all Elliott pattern, if directional or non-directional action begin at the low, it will complete a high and vice versa. Directional action is always composed a series of monowave which on the average as the whole create an increase or decrease in a मार्केट वैल्यू। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो डायरेक्शनल मूव है, यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वैल्यू, है ना, और अगर नीचे आ रही है मार्केट तो वहाँ पर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, प्राइस नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन में काम कर रहा है। बट अगर हम एक जगह पे खड़े, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे ए भी जा रही है, बी भी जा रही है, सी भी जा रही है, डी जा रही है, कहीं ना कहीं वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। उस टाइप के फेज को कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल, कि यहाँ पे कोई भी प्राइस की जो वैल्यू है ना तो वो ऊपर जा रही है, ना तो वहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है, ना वहाँ पे वो नीचे जा रही है। तो सिंपल इतना ही सेटअप है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू स्टैग्नेशन, एक जगह पे कंसीडर खड़ी है, कोई यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में ऊपर नीचे नहीं हो रहा। बट अगर बात करें यहाँ पे डायरेक्शनल एक्शन की, तो यहाँ पर हमारे को ऊपर जा रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो वहाँ पर वो डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे हमारे को डायरेक्शनल वेव्स आती हैं और यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल मूव्स होते हैं। इस तरह कोई इसके अंदर रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर बात करी जा रही है, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, अब मेरे इस तरफ आ रहा होगा मैं आप, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, जब भी चार्ट को आपने ओपन करना है, चार्ट आपका इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि बहुत सा ट्रेडर मैंने देखा है कि मतलब इवन कि मैंने यूट्यूबर्स को भी देखा है कि जो
3-3 साल 5-5 साल से काम कर रहे हैं इस मार्केट में, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, बट उनको आज भी चार्ट को मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में ये प्रोसेस ही नहीं बताया हुआ। तो पहले वो भी समझते हैं कि अगर कोई हमने चार्ट ओपन किया उसको कैसे देखना है। अब ये आपके सामने ये गाइस चार्ट आ रहा है। कई बार क्या होता है, हम जब भी इसको एनालाइज करने जाते हैं, कोई 1 आवर का चार्ट लगा लेता है, इसको कोई इस तरीके से रख लेता है, तो गाइस जैसे आप इसको यूं रखेंगे आपको नहीं क्लियर होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं डेली का चार्ट भी लगा लेता हूँ इवन की, तो उसको भी मैं यूं रख के देख लूंगा तो ये क्लियर नहीं है। ये इस तरीके से नहीं चार्ट को रखा जाता। इवन कि आप देखेंगे बहुत से ट्रेडर इसको यहाँ जो साइड है इसको भी यूं करता रहेगा, है ना, इसको यूं करेगा, फिर यूं करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ये करेगा। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सारा कैंडल का सारा सिस्टम मिल जाता है। फिर मैं इसको यूं करूँगा, देखो, फिर उसको करूँगा, नीचे करूँगा, कुछ नहीं करना। यहाँ पे नीचे ए दिया हुआ आपने ऑटो पे रखना है, ये आपका ऑटो पे हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट खड़ा हुआ है। इसी तरीके से चार्ट को मैनेज करना है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो जो चार्ट है, ये चार्ट को इस तरीके से रखा जाता है। यहाँ पे ये जो मोमेंटम हमारा जो प्राइस है वो हमारा इस तरीके से चल रहा है, हमारे को चार्ट को इस तरीके से रखना है। अगर मैं इसका अलावा कुछ भी ऐसा यूज़ करूँगा, मैं चार्ट को यूँ रखूँगा, तो ये गलत सिस्टम है। चार्ट को इस तरीके से नहीं रखा जाता। चार्ट को हमेशा आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से ऐसे रखा जाएगा। अगर आपको और बड़े टाइम फ्रेम को देखना है तब भी आपको इस तरीके से चार्ट को ही एनालाइज करना होगा कि ये आपका जो है चार्ट है, ये प्रॉपर मैनर में आपका चार्ट जो है लगा हुआ है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट कर लेता हूं तो आप यूँ देखेंगे, इसको भी हमने इसी तरीके से एनालाइज करना है। जो भी मार्किंग करनी है हमने इसकी इस तरीके से ही मार्किंग करनी है, जो भी हमने मार्किंग करनी है। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो ये गलत तरीका है। कोई भी तरीका ये नहीं है, ये गलत मैनर है। ठीक है, अब मेरे को कुछ करना है तो मेरे को इसी तरीके से चार्ट को रखना है और प्रॉपर वे में काम करना है। बार बार इसको नहीं छेड़ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको छेड़ने की, है ना। कोई मतलब ही नहीं इसको खाम का यूँ करूँ, फिर मैं यूँ करूँ, इसको लेकर आऊँ, ऐसे करूँ, फिर ऐसे करूँ ये ऐसे करूँ, कोई मतलब ही नहीं। सिंपल इसको जो है ए यहाँ पे दिया हुआ, अब ऑटो दबाइए, बिल्कुल परफेक्ट हो गया चार्ट आपका। और इसको जो है आपने इस तरीके से इसको लगा लेना, कुछ नहीं करना आपको, फालतू छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चार्ट से। चार्ट जो है वो प्रॉपर जो है 45 एंगल की डिग्री में आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके बाद, अब यहाँ पे नॉन डायरेक्शन मूव है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार इस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक ही बॉक्स में चल रहा है। तो यहाँ पे ABCD का जो भी पैटर्न बना रहा होगा, या फ्लैट का पैटर्न होता है जो हमारा टाइम वेस्ट करेक्शन का होता है, या हमारा ट्रायंगल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा कंट्रैक्टिंग फेज है, यहाँ पर ट्रायंगल का पैटर्न बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है, नॉन डायरेक्शनल एक्शन मूव है। यहाँ पे हमारी नॉन डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। अब रूल ऑफ न्यूट्रलिटी क्या होता है गाइस? रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंगली मतलब कहने का ये है कि हमारा जो इलेट वेव के जो पैटर्न है वो कभी भी लो जो पॉइंट है वो लो नहीं होता, है ना। हायर हाई पॉइंट हाई नहीं होता। मतलब कि कहने का ये है कि जब भी हमारा बॉटम लगता है, जिसको हम 0 पॉइंट मान के चलते हैं, जो हमारा एक लो पॉइंट होता है वो हमारा एक्चुअल में लो नहीं होता। उसके ऊपर वाला भी हमारा लो पॉइंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ न्यूट्रलिटी। सिमिलरली जिसका हाई है, हाई जो टॉप हाई पॉइंट है उसकी जगह उसके नीचे वाला पॉइंट भी हाई हो सकता है, जहाँ से हमारे को लेबलिंग शुरू करनी है ना। ताजुब की बात, अभी तक हमने ये सुना था कि जो हायर हाई है वो हाई है, और अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इलिट वेव पैटर्न में ऐसा है कि हाई से नीचे वाला भी उसको भी हम हाई मान सकते हैं। गाइस ये कैसे? तो उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं, डिटेल से समझते हैं इसको, ये क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जहाँ पर हमारे को समझना ज़रूरी है। अब जैसे ये हमारे पास ये चार्ट आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे ये मूव ऊपर गया है, मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए आपको मैं एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल। ये हमारा मूव 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है, अगर मैं ये बोलूँ मेरा यहाँ पे 5th वेव जो है यहाँ पे फेल हो जाती है। अगर मैं इसको 5th फेलियर कहता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन में जो मेरा हायर पॉइंट होगा, हाई होगा, वो कहाँ पे होगा? इस वाले पॉइंट पे। अगर मेरे को डाउन साइड की मार्किंग करनी है, कहाँ से करनी है मेरे को? यहाँ वाले पॉइंट से। यहाँ से मैं मार्किंग करूँगा 1 2 3 4 5, जो भी मेरे को मार्किंग करनी है ABC की, जो भी मेरे को करनी है। तो 5th फेलियर पॉइंट पे आने के बाद कहीं ना कहीं ये मेरा टॉप पॉइंट होगा, इसको मैं बोलूँगा मेरा हाई है। ये मेरा हाई पॉइंट है पूरे मूव का, क्योंकि यहाँ पे मेरी मूव जो मेरी वेव है वो मेरी यहाँ पे टर्मिनेट यहाँ पे हुई है, यहाँ पे नहीं हुई। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा हाई नहीं है, इसके नीचे वाला हाई मेरा एक्चुअल हाई है। तो रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंगली अब मेरा जो हाई है
वो मेरा इसके नीचे वाला है, ठीक है, ये वाला हाई है। तो इस तरीके से काम करता है। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करूँ सिमिलरली, यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ से मेरी 1 है, यहाँ पे सिम ऐसी 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलो मेरी 1 5 यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब जो मेरा लो पॉइंट है वो मेरा ये हायर लो वाला लो है। मैं यहाँ से मार्किंग शुरू करूँगा, नहीं तो मेरी एक्चुअल तो लो ये आ रहा है, अगर यहाँ से होना चाहिए। बट अगर मेरा यहाँ पे कोई पैटर्न फेल हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे हमारे को एक अपने आप को शिफ्ट कर लेना है, अपने आप को हमारे को फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि हमारा जो जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, जहाँ से मूव स्टार्ट हुई है, जहाँ से हमारे को ब्रेकआउट्स देखने को मिले, जहाँ से हमारे को तेज़ी देखने को मिली है, हमारे को वहाँ पर अपने आप को शिफ्ट कर लेना है, बजाय हम एक जगह से ही मार्किंग करें। क्योंकि यहाँ पर ईलिड वेव के अकॉर्डिंगली जो पैटर्न्स है वो हायर हाई नहीं होता और लोअर लो नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर गाइस एक दो चीज़ें और भी हैं जो हमारे को समझना जरूरी है, जैसे कि इसके बाद वाले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे को जो शिफ्ट करना है, जो हमारे को यहाँ से जीरो को, जो लोअर लो को नहीं लेना, उसके अपर को लेना है, तो इसका क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे हम इस चीज़ को मैनेज कर सके, देख सकेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे द हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन डज नॉट क्वालिफाई, क्या है जी, मोर देन 45 डिग्री रूल ऑफ न्यूट्रलिटी शुड नॉट बी कंसिडर। अगर यहाँ से जैसे ये मूव आया है, यहाँ पे जो हमारा ये जो पैटर्न जो नीचे की तरफ आया है, अगर ये हमारा 45 डिग्री से और नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्वालिफाई नहीं करता। अगर ये 45 डिग्री से ऊपर है, 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है, तो कहीं ना कहीं इसको कंसिडर करके चलेंगे। जैसे हमारी राइट हैंड साइड वाले पे देखेंगे, यहाँ पर भी ये हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना, या क्योंकि हमारा 45 डिग्री से ऊपर है। ये अब सेकंड वाले में देखेंगे, यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है क्योंकि ये 45 डिग्री के अंदर आ रहा है। सिमिलरली ये भी 45 डिग्री के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा होता है, जैसे कि चार्ट पे समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो सके। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, अगर मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ, आपको खैर जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको एक्यूरेसी के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। बट यहाँ पर अपना आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा 45 डिग्री के अंदर है, ठीक है। अगर ये हमारा 45 डिग्री के अंदर नहीं होता, इससे बाहर ही होता, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा ये वाला मूव हो गया एक, ठीक है, और इसके बाद एक ये वाला मूव हो गया। तो ये भी उसी तरीके से हमारा 45 डिग्री के अंदर जा रहा है। अगर ये यहीं से होता है, इतना अंदर नहीं जाता, तो हम इसको, जो इसका हायर लो है, यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते, या इसका सॉरी हायर लो ये रहा, और ऊपर भी हमारा लोअर हाई जो है वो हम उसको कंसिडर नहीं करते। अगर ये 45 डिग्री से ज़्यादा होता, तो यहाँ पे हमारा वो उसके अंदर आया हुआ, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इस वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं। रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंगली ये हमारी मूव्स, अब ये हमारी परफेक्शन दिख रही है कि हमारा अब जो भी वेव काउंट है, अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिफ्थ फेलियर, मे बी सी फेलियर, फिफ्थ फेलियर के पैटर्न्स में होता है। और एक साथ में एक पैटर्न और होता है गाइस, जहाँ पर हमारे को ये अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे मूव जो आई है, अगर हमारी ये ए वेव में नीचे की तरफ आ रही है, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी दैन ई, अगर यहाँ पे हमारी ये टर्मिनेट हो रही है, तो इसका मतलब हमारी जो बी वेव है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से हम इसकी लेबलिंग हो जाएगी। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का ए है, सॉरी ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का ए है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा इससे लोअर टाइम फ्रेम का ए बी सी डी ई। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल होता तो इस तरीके से हमारा ये ऐसे। तो अब इसमें क्या हुआ, हमारा हायर कौन सा हुआ, इसमें हमारा हायर जो है वो हमारा सी वेव नहीं हुई, हायर हमारी हुई बी वेव के लिए हमारी ई वेव। जैसे कि ये जो बी वेव आएगी हमारी लार्जर टाइम फ्रेम की, ये बी वेव मेरी सी वेव के यहाँ पर नहीं होगी, जबकि यहाँ पे ये मेरा हाई है, मेरा बड़ा लेवल है ये सी वेव वाला, बट यहाँ पर मेरा हाई नहीं माना जाएगा, मेरा हाई माना जाएगा यहाँ पे जहाँ पर हमारी ई वेव खत्म हुई है, मतलब जहाँ पे हमारा पैटर्न खत्म हुआ है, वहाँ से हमारे को काउंटिंग करनी है। हमारे को इस हाई से काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। हाई भी है तब भी ये हमारा हायर हाई नहीं है। अगर मैं इसको भी हाई कर देता हूँ तब भी ये हाई की वैल्यू नहीं है, हमारी इसकी वैल्यू है। जहाँ पर हमारा पैटर्न फिनिश हुआ है, वहाँ से जो मोमेंटम नीचे आया है, वहाँ पर हम उसको मान के चलेंगे, और यहाँ से हम उसको लेबलिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा रूल ऑफ न्यूट्रलिटी, कि रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंगली हमारे को अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि एक दो मैं चार्ट्स में, डायग्राम में आपको मैं और दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी मोनोवेव्स के बारे में।
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये जो मूव आया है नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये डॉट को हमारा ये सर्कल डॉट ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ, अब देखेंगे आपको, ये डार्क सर्कल को हमारा लो नहीं है मान रहे। अब ये जो एम्प्टी सर्कल है हम इसको लो मान के चल रहे हैं, और हमारा जो लो पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेबलिंग करेंगे, हम हमारा इसको जो 0 पॉइंट है वो हम इस डॉटेड वाले इसको नहीं मानेंगे, इसके जो एम्प्टी सर्कल वाला है हम उसको मानेंगे। आप इसमें पढ़ना चाहेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, डिटेल दी हुई है। सिमिलरली जैसे ये नीचे आया तो यहाँ पर जो एम्प्टी सर्कल है हमारा यहाँ पर नहीं माना जाएगा, हमारा जो लो माना जाएगा इसके इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे, अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक नॉन डायरेक्शनल मूव है, यहाँ पे हमारी कोई डायरेक्शन नहीं, तो इसकी कोई भी वैलिडेशन नहीं है इनके पैटर्न के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टर्मिनेटली स्लाइटली हायर देन द लो, यहाँ पे जो टर्मिनेट हुआ है पैटर्न वो हमारा हायर देन द लो, लो से भी ऊपर की तरफ हायर हुआ है। तो ये हमारा एक पैटर्न सीधा सीधा बताता है कि रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे हमारा जो आएगा पैटर्न, यहाँ पे हमारी मोनो वेव्स आएंगी जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 में 3 के। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो हर मूव को एक नाम दिया गया है। अगर आप किसी से, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो या मेरे को कुछ आपने मेरे को कोई मैसेज देना है, मेरे को मेल पे देना है, मेरे को वहाँ पे देना है, तो आप ये मूव्स को मार्क करके आप मेरे को दे सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द नंबरिंग ऑफ मोनोवेव इज यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग वेव एनालिसिस विद अदर ओवर द फोन और थ्रू रियल और आई डू फॉर माई टेलीफोन कोर्स एंड माई कॉरस्पॉन्डेंटली पब्लिकेशन। कहीं ना कहीं जब ये बुक हमारी लॉन्च हुई थी तब 1990 की बात थी, ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, कहीं ना कहीं वो इश्यूज रहते थे। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से मार्क कर लेते हो और अगर आप मेरे को फ़ोन करते हो, मे बी कैसे भी करके ISD वगैरह करके, तो जब आप वो फ़ोन करते हो तो वहाँ पर आपको ये बता सकते हो कि मैं इस वाली मोनोवेव की बात कर रहा हूँ, तो उस वाली मोनोवेव के बारे में वो आपको समझा सकते हैं। बट अभी तो क्या, हम फोटो खींच के भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, मेल कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो उनका ये क्रोनोलॉजी उस टाइम पे काम करता। बट अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट मोनोवेव की, जो हमारे को यहाँ पर M1 M2 फ्यूचर और पास्ट वाली जो है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़रूर आप कमेंट करें और लाइक करना मत भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।